आज मेरा दिल बहुत उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा के शब्द मेरे दिमाग में किसी बम की तरह गूंज रहे थे कि बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार कर आ गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं। तुम उनके साथ चली जाओ और मुझे माफ़ कर दो। मैंने सर उठाया और पापा को खूनी नज़रों से देखा। पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हरा दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। पापा, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। पापा हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा मुझसे माफ़ी मांग रहा था और वह रो भी रहा था, लेकिन मुझे उसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। उसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से किसी के आने की आहट हुई। लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। एक कह रहा था, दयाराम जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैंने नफरत भरी नजरें दरवाजे पर डाली। जैसे ही वह दोनों अंदर आए, पापा बस बार बार यही शब्द दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा पापी बाप हूँ। फिर पापा मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल व सूरत से ही बदमाश लगते थे। उन्होंने हवस भरी नज़रों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे पापा रोते रोते दरवाजे पर ढेर हो गया था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों बदमाशों की नज़रें मुझे अपने चेहरे पर गड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरे पापा एक जुआरी था। उसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। जुए की वजह से वह घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वह भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को जुए में हार गया था। मेरी मम्मी को पापा की यही बुरी आदत की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे एक कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो कोठे की मालकिन मंजू ने एक लड़के को बुलाया, पवन, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से यह यहीं रहेगी। मंजू बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह फैला हुआ चेहरा और मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ पर 6-7 लड़कियाँ पहले से ही थी जो अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं एक चरपाई पर बैठ गई और सिसकने लगी। उनकी नज़रों में मेरे लिए तरस एक रत्ती भर की महसूस नहीं हो रहा था। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना फालतू का होता है, इसीलिए तुम भी रोना धोना बंद कर दो और सब्र से काम लो। उसकी बात सही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हरा दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुझे दे धंधा वाला काम करना पड़ेगा। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी सब यही काम किया करती थी। कुछ ही देर हुई तो पवन आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा कि पवन ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, तो कहने लगी कि ग्राहक आएंगे तो पवन और मंजू उन्हें हम सब लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वह उसी के साथ ग्राहक रात अपनी रंगीन बनाएगा। यह सुनकर तो मेरी आत्मा कांप कर रह गई। दे धंधा के बारे में सोच सोच कर मुझे तो आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था, पर यहाँ पर तो हम मर भी नहीं सकते थे। इतनी पाबंदियाँ लगाई गई थी कि रात हुई तो पवन कमरे में आया और एक लड़की का नाम बुलाया। सपना नाम की लड़की पवन के साथ चली गई और मैं थरथर कांपती रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, अभी पवन दोबारा आएगा और नाम से किसी को बुलाएगा। हो सकता है इस बार वह मेरा नाम ही बुलाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब पवन आता और नाम बुलाता तो
वह लड़की उसके साथ चली जाती थी। इस तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई कि अब आखिर ग्राहक आएगा तो मुझे ही ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं कांपती रही। किसी गैर आदमी के छूने की सोच सोच कर ही मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी। सारी रात बीत गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया, तो मैंने भगवान का धन्यवाद किया। उसने मेरी लाज बचा ली और घबराहट के मारे रात भर मुझे नींद भी नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसीलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का टाइम था जब पवन ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे ना जगाया, पता नहीं क्यों। शाम हुई तो मंजू कमरे में आई और बड़े भारी आवाज में पूछने लगी, रात किस किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सभी लड़कियों ने एक एक दूसरे की तरफ देखा, तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया, तो मंजू मेरे पास आई और मुझे सरासर गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत में खरीदा है, इसीलिए तबीयत खराबी के लिए बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें हमेशा यही रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा है, रोना धोना छोड़कर अब अपने घर वालों को भूल जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने से हूँ। मंजू ने मुझे घूरती हुई नज़रों से देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, यह सारी लड़कियां भी इज्जतदार घराने से थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात एक बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में से खूबसूरत और इस ग्राहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद है, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। पवन तुम्हें नया सूट दिलाएगा। फिर वह दूसरी लड़कियों को ही अच्छे से तैयार होने की कहकर चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी किस्मत कोसने लगी। पवन ने मुझे एक नया जोड़ा ड्रेस लाकर दिया था। जैसे तैसे ही मैंने उस कपड़े को पहन लिया। मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया था कि जो लड़की मंजू की बात नहीं मानती वह उसे कोड़े मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सच था, वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी, मैं उन सब में से सबसे छोटी और खूबसूरत थी। इसीलिए जब मैं तैयार होकर बैठी थी तो सब लड़कियां मुझे बड़े अजीब से नज़रों से देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। पवन हमेशा की तरह कमरे में आकर लड़की का नाम बुलाता और वह उसके साथ चली जाती। मंजू की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास ग्राहक आ रहा है। उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है। शायद वह मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। टाइम बीता जा रहा था और सारी लड़कियां कमरे में चली गई। आखिरकार मैं रह गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन पवन बुलाने ना आया। सुबह हुई तो मैंने भगवान का धन्यवाद किया। उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोज़ाना ऐसा ही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरह से तो यह अच्छा ही था। बस मेरे दिमाग में यह सोच आई थी कि मैं अपने ख़ानदान में मैं अपनी खूबसूरती के लिए सबसे मशहूर थी। मेरी सारी दोस्त मुझे चिढ़ती नज़रों से देखती थी, क्योंकि मेरा बाप जो जुआरी था। शायद इसीलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। शायद मेरे पापा के बुरे लत की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था और मेरी किस्मत पर दाग लग जाते थे और यही दाग मेरे रिश्ते में रुकावट बन जाती थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। माँ बताती थी कि उनके पिताजी ने उनके शादी करवाई थी, क्योंकि उनके पिताजी भी ऐसे ही थे। वह भी जुआ खेलते थे। उन्होंने अपने पैसों की कमी की वजह से उन्होंने मेरे पापा के साथ मम्मी की शादी कर दी थी।
पापा तो पहले बार बार जुए में भारी रकम जीत कर घर आता था। मम्मी कहती थी कि सोनम के पापा जुआ खेलना छोड़ दीजिए, यह बहुत गंदी बात है, उससे कोई फायदा नहीं होता, इससे हमारी इज्जत में भी फर्क पड़ेगा। और अब वही हो रहा था जो मम्मी कहती थी, तेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आएगा। मम्मी की बातें पापा पर असर नहीं करती थी, बल्कि वह मम्मी को डांट कर चुप करवा देता था। अगर ज़्यादा बोले तो लड़ाई भी करता और मारता भी था। मेरे पापा कमाता नहीं था। दिन रात भूखे पेट की वजह से मम्मी घरों में बर्तनें मांजने लगी थी। मम्मी तनख्वाह ले आती तो मम्मी से कुछ पैसे ज़बरदस्ती छीन लिया करता था। पापा की करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता नहीं आता था और टाइम बीतने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन पापा घर आया और वह रोते हुए कहने लगा कि बेटी, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जब उसने मुझे जुए में दांव पर लगा दिया तो उसी टाइम ही सोचना चाहिए था। अब तो माफ़ी की गुंजाइश ही खत्म हो गई थी। मैं उस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी ज़िंदगी से नफरत थी। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं। कम से कम इज्जत से मौत तो आ जाएगी। वहाँ से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मंजू ने कोठे के गेट पर 2 गार्ड रखे थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं रोजाना रात अपने बिस्तर पर जागते जागते पूरी रात बिता देती थी और फिर सुबह ही सोती ही। सब लड़कियां भी हैरान थी कि 1 हफ्ता बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी ग्राहक को पसंद क्यों नहीं आई थी। एक लड़की ने अपनी साथी लड़की से मेरे बारे में भी बातें करना शुरू कर दी थी। मैं चुपचाप से सुनती रहती थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी पापा मुझसे मिलने नहीं आया था। शायद उसे मालूम ही नहीं था कि जिनके हाथों उसने मुझे जुए में हार गया था वह मुझे कोठे पर बेच गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे मंजू से बात करनी चाहिए। मैं उसकी मिन्नतें करूंगी कि मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके उसके पैसे उतार दूंगी। उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन मंजू किसी भी तरह ना मानी, बल्कि कहने लगी कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुझे छोड़ दूँ? तू तो मेरे लिए सोने की चिड़िया है। मैं कमरे में आकर बहुत रोई थी। भगवान से मदद मांग रही थी कि वह मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो पवन मुझे तरसती नज़रों से देखता था, लेकिन बात कोई नहीं करता था। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ रात बिताने कमरे में चली गई तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा था कि शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं आंगन में पहुंची, लेकिन मुझे मंजू तो कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन पवन के साथ एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह आदमी हमारे ही मोहल्ले का था। उसका नाम मोहन था। मोहल्ले में उसका बड़ा मशहूर नाम था। उसकी उम्र 50 के लगभग थी। वह शादीशुदा और जवान बेटियों का बाप था। उसे कोठे पर देखकर उसकी सारी शराफत की पोल खुल गई थी। पवन उसे मेरी ही तस्वीर दिखा रहा था और कुछ कह रहा था जो मैं ना सुन सकी और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा हुआ था कि कहीं वह मेरे साथ रात बिताने की हामी ना भर ले। वह मुझे जानता था। जब आधा घंटा बीत गया और पवन मुझे बुलाने आया तो मुझे शक हुआ। पता नहीं पवन ने मोहन से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर मोहन ने क्या कहा था। अगले दिन जब पवन मिला तो मैंने उसे पूछ लिया। कहने लगा, तुम पूछ कर क्या करोगी? और वह आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम उस कोठे पर कैसे पहुंची हो। मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में हार गया था। जुआ जीतने वाले ने तुमको यहाँ बेच गए थे। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की थी नहीं, इसीलिए वह वापस चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताए। पवन ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। वह चला गया और मैं डर कर
रह गई। पवन की आंखों में न जाने ऐसा क्या था, उसने मुझे डराकर ही रख दिया था। उसका कहना था कि बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात उसकी बात पर गौर करती रही थी। कुछ समझ नहीं आ सकी। मुझे पवन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी। शायद वह मुझे पसंद करने लगा था। वह खुद भी हैंडसम और लंबे कद का नौजवान था। दिन बीते जा रहे थे और मेरी इज्जत अभी भी बिल्कुल सही सलामत थी। मंजू ने भी बार बार मेरे बारे में पूछना अच्छा नहीं समझा था। मेरे दिमाग में शक बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थी और मुझे कुरेदने की कोशिश करती रहती थी कि अभी तक मुझे किसी ग्राहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के साथ कमरे में चली गई तो मैं आज पूरा कोठा घूमने की इच्छा करने से बाहर निकल आई। बरामदे में पवन और एक आदमी बैठा दिखाई दिया। पवन के हाथ में मोबाइल था और वह आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के असर बदलते जा रहे थे। मैंने उस आदमी को एक कहते हुए सुना, नहीं भाई नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं कल फिर आ जाऊंगा। तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीरें दिखाना। इतना कहकर वह चला गया। जब तक वहां पर मंजू आ गई और पवन से पूछने लगी, हाँ भाई पवन, ग्राहक को नई लड़की पसंद आई कि नहीं? पवन ने कहा कि नहीं आंटी, उसके पास पैसे कम थे और वो थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात बिताने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। पवन के झूठ पर मैं हैरान रह गई। मंजू कहने लगी, तुमने ठीक ही किया, अभी तक उसे किसी मर्द ने नहीं छुआ है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेचूंगी तो वह उसके साथ रात बिताने के ढेर सारे पैसे देगा। मंजू की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया। ऐसे लगा कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला काट दूं, लेकिन मैं अपने इरादे को आजमाना नहीं चाहती थी। मैं कमरे में लौट गई। मैं पवन से बात करने के लिए बेताब थी। उसने ग्राहक से क्या कहा था कि उसने मेरे साथ रात बिताने का इरादा बदल लिया। मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन मंजू पवन के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात बीत गई और मैं पवन से बात न कर सकी। मुझे पवन के इरादे पर बहुत शक हो रहा था। मैं उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मुझे या किसी और को उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए काफ़ी दिनों से मैंने आसमान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन मंजू अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे पवन आंगन में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही पवन बौखला गया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर मंजू ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्सा पीकर रह गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत सही सलामत रहेगी और मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आऊंगी, मगर यह मेरी दिमागी ख्याल थी। एक रात जब सारी लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ चली गई तो मैं भी भागने के ख्याल से कमरे से बाहर निकलने के खातिर उठी और दरवाजे पर पहुंची तो मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी और मेरा नाम लेकर कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं उसी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। यह सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना मंजू का दिल मोम ना कर सका। पवन मुझे ले जाने के लिए कमरे में आया और कहने लगा, परेशान ना हो सोनम, जो लड़का आ रहा है उसकी बात गौर से सुनना। मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वह मुझे एक कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैं धड़कते दिल और कांपते बदन के साथ कमरे में घुसी। वह जो कोई भी था
दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वह तो मेरे पड़ोस में रहने वाले मोहन अंकल का बेटा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से उसका नाम बेधड़क से निकल गया, दीपक। वह मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पर बिठाने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, हाँ सोनम, मेरी पवन से बात हो गई है। मंजू सो जाए, फिर वह तुम्हें कोठे से बाहर निकाल देगा। दिल हजारों सवाल कर रहा था। उसे देखती रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी मगर उसने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकल चलें, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। कोठे से निकलने के बारे में मैं सोचकर मेरी आत्मा काँप कर रह गई थी। करीब 1 घंटे के बाद पवन कमरे में आया और उसने बाहर आने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए। पवन ने बताया, मंजू सो गई है, एक गार्ड वॉशरूम में है, दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ। तुम सोनम को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड खड़ा था। पवन ने उसे बातों में लगाया और मैं दीपक के साथ निकल गई। वह सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे नई जिंदगी मिली हो और आज़ादी भी। मैं सारी बात जानने के लिए बेताब थी और बेचैन थी। तभी दीपक ने बड़ी डिटेल से बताना शुरू किया। मैं किसी काम से तुम्हारे घर गया था। अंकल की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वह तुम्हें जुए में हार चुके हैं और दोनों लड़कों ने तुम्हें कोठे पर बेच दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। सोनम, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे मौका मिल गया तो पवन ने मुझे फ़ोन कर दिया और यहाँ बुला लिया। पवन ने मंजू के चाय में नशे की दवा मिला दी थी। अब सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। गार्ड की समस्या थी तो एक गार्ड इत्तेफाक से वॉशरूम में गया था और दूसरे को पवन ने बातों में लगा दिया था। अब तुम्हारे भागने का इल्ज़ाम पवन पर नहीं आएगा। मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा और हम दोनों एकदम साधारण तरीके से शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? दीपक की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरी इज्जत अगर सही सलामत थी तो वह दीपक की वजह से और पवन की वजह से। उसका सिला मैं तो पवन को नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरे साथ तो मेरे भगवान थे। सुबह होते ही मैं दीपक के साथ मोहन अंकल के घर पहुंच गई और दीपक ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। मोहन की पत्नी यानी दीपक की माँ भी शादी के लिए राजी हो गई और इसी शाम हमारी शादी बड़ी साधारण तरीके से हो गई। मेरे शादी में मेरे पिताजी भी आए थे। अब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि वह बहुत बीमार रहने लगे थे। अब उन्होंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था और मुझसे बहुत शर्मिंदा थे। वह बार बार मुझसे माफ़ियाँ मांग रहे थे। आखिरकार मैंने पापा को माफ़ कर दिया और मेरे पापा और हम सब अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।